हमारे पास जो है अभिलेख एक अभिलेख है कस्साइट का अभिलेख, कस्साइट का अभिलेख, और एक है मितन्नी का अभिलेख, मितन्नी का अभिलेख। ये दोनों अभिलेख जो हैं वो ईरान में है। कहाँ है? इराक, सॉरी, इराक में, ठीक है। और उसके बाद एक कस्सी का अभिलेख है, कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख जो है ये ईरान में, और ये तीनों अभिलेख जो हैं 1600 ईसा पूर्व पुराने हैं, 1600 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा जानकारी मिलती है। इसमें कस्सी के अभिलेख में ये बात लिखा गया है जहाँ ईरान है। जैसे अगर हम देखें कि ये भारत हो गया, भारत के पास ये पाकिस्तान, और उसके बाद ये ईरान ना। तो ईरान में जब कस्सी का अभिलेख मिला है, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कस्सी का अभिलेख मिला, तो इस कस्सी के अभिलेख में लिखा है कि आर्यों की एक शाखा पूरब की ओर गई, मतलब इधर आई ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आर्यों की एक शाखा कहाँ गई? पूर्व की ओर गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कस्सी अभिलेख से कि जो है आर्य इधर से ही आए भारत। भाई मध्य एशिया से ऐसे आए होंगे, मध्य फिर इधर आए होंगे ना। यह हो सकता है यहाँ पर आए, ऐसे आ गए। तो ये मतलब आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई। कस्सी अभिलेख से और स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब आर्य बाहर से ही आए ना। फिर उसके बाद एक तुर्की स्थान है, यहाँ पर तुर्की पड़ेगा, ये तुर्की, ठीक है। तुर्की में एक अभिलेख मिला है, बोगाज गोई का अभिलेख, बोगाज गोई का अभिलेख। इस बोगाज गोई अभिलेख को हम एशिया माइनर का भी अभिलेख कहते हैं, एशिया माइनर का अभिलेख। इसमें लिखा क्या है? इसमें हुआ क्या कि तुर्की में दो कबीले थे, मान लेते हैं एक का नाम ये कबीला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और दोनों कबीलों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों के बीच में संधि हुई। जब संधि हुई तो वहाँ पर 4 देवताओं को साक्षी माना गया और कहा गया कि अब हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। तो उन देवताओं का उल्लेख इसी एशिया माइनर अभिलेख में मिला है। एक देवता थे तुम्हारे वरुण और इंद्र और मित्र और नाशत्य, ठीक है। इसमें सभी हम जानते हैं नासत्य देवता अश्विन देवता को कहते हैं, ठीक है। और तो सभी को हम जानते ही हैं अपने यहाँ परंपरा। तो इसका मतलब ये है कि आर्यों के देवता तुर्की तक मिल रहे हैं ना, और यही देवता जो है ऋग्वैदिक सभ्यता में भी प्रचलित है। तो इसका मतलब आर्य उधर से ही कहीं से आए ना। अगली बात, या तो ये कहा जा सकता है कि आर्यों का विस्तार यहाँ तक था ना। उसके बाद हम देखें कि आर्य की शाखा, इनकी जो है ये सारी जानकारी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। मतलब वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट हैं, कौन कौन? ऋग्वैदिक है, और दूसरी उत्तर वैदिक।
अब ऋग्वैदिक में लोग किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे, ये तो सब हम लोगों ने देखा ही है। अब बात यह है कि ऋग्वैदिक की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और उत्तर वैदिक की जानकारी कहाँ से मिलती है और वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलने के दो स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है सीधा सीधा लिखे हुए ग्रंथ या किताबें, और दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य, तात्विक साक्ष्य, इनसे जो है हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, पहले यही देख लेते हैं, वैदिक साहित्यिक स्रोत जो हैं उनसे हमें किसकी जानकारी मिल रही है, वैदिक सभ्यता की। तो साहित्यिक स्रोत जो है उसमें हमारे आ जाते हैं वेद, ठीक है, और वेद हमारे पास 4 थे, ऋग्वेद ना, दूसरा हाँ समवेद या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो है हमें ऋग्वैदिक की जानकारी, ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक की जानकारी जो है वो ऋग्वेद के साथ साथ इन तीनों से भी मिलती है। तो बात समझ में आई। और अगर पूछा जाए वैदिक सभ्यता की जानकारी तो 4 वेदों से। तो हम पहले यहाँ पर देखें, ऋग्वैदिक की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये हमारा ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर जो है ऋग्वेद और ये जो उत्तर वैदिक कालीन थी इनकी जानकारी मिलती थी। ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद और प्लस सामवेद, इन तीनों को हम एक और नाम दिए हैं, क्या, वेद त्रयी में जो है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया। जैसे हमारे पास अगर हम फैक्ट एक लिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है, तो ये कथन सही है कि गलत है, केवल ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि जब ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया उसके बाद इन वेदों का आगमन हुआ ना। तो इसका मतलब ऋग्वेद की जानकारी का स्रोत केवल एक ही है, ऋग्वेद। इसलिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी हो जाएगा, सबसे पुराना वेद ना। आगे देखा जाए, वेद हमारे पास 4 हैं ना। अब वेद की भाषा इतनी जटिल होती थी कि उसको समझ पाना बहुत कठिन था, तो वेद को थोड़ा सरल भाषा में जब लिखा गया तो उस ग्रंथ का नाम रखा गया ब्राह्मण, ठीक है। मतलब वेदों के बाद जो अगले ग्रंथ लिखे गए वो कौन ग्रंथ थे, ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद जो कुछ ग्रंथों की रचना हुई उन्हें अर्यणक नाम दिया गया, और अर्यणक के बाद जो बने उपनिषद। मतलब वैदिक सभ्यता की जानकारी इतनी चीज़ों से हमें मिलती है। अगर संख्या हम देखें, ब्राह्मण हमारे पास 6 है, अर्यणक भी 6 है, और उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत मतलब हो गया वेदांत ना। उपनिषद को हम क्या कहते हैं, वेदांत। अब हम वेद के बारे में देख लेंगे। ऋग्वेद था हमारे पास, ऋग्वेद की तुलना जो है
ईरान में एक ग्रंथ मिला है अवस्थाए जिंद, पारसी धर्म का ग्रंथ है, उससे की जाती है अवस्थाए जिंद। ठीक है। ऋग्वेद की तुलना किससे की जाती है? अवस्थाए जिंद। ये जो है ईरान में मिला है, ईरान में मिले ग्रंथ से की जाती है। ऋग्वेद को बांट दिया गया है कई भागों में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्तियां कितनी हैं? 1028 सूक्ति हैं। और ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 580 ऋचाएं, कहीं कहीं पर 62 भी लिखा है। ठीक है। और 8 अष्टक हैं। ये ऋग्वेद की रचना है ना। और जो ऋग्वेद पढ़ता है या जो ऋग्वेद का मेन कर्ता धर्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? होत्र। होत्र का मतलब ऋग्वेद पढ़ने वाला। होत्र का मतलब, हाँ, ऋग्वेद पढ़ने वाला। ठीक है, होत्र। और ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उन मंडलों के बारे में अगर हम देखें, एक तो हमारा हो जाएगा प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल और तृतीय और चतुर्थ और फिर पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टक, नवा, दसवां। ये मंडल है हमारे पास। ठीक है। दस मंडल हैं। अब 10 मंडल में जो है सबसे पुराने जो मंडल हैं वो ये है। सबसे तीसरे से सबसे पुराने मंडल। ठीक है। सबसे पुराने जो मंडल हैं वो कितने हैं? 6। ठीक है। यहाँ पर इनको ऋषियों ने लिखा है। तो प्रथम मंडल को एक ऋषि ने लिखा है, उसका नाम है अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि। ठीक है, प्रथम मंडल को। और दूसरे मंडल को जो लिखा है ग्रत्स मद भार्गव। ठीक है, ये ऋषि से संबंधित इनके जो है मंडल है। दूसरे मंडल को किसने लिखा है? ग्रत्स मद भार्गव। और तृतीय मंडल को विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र। तृतीय मंडल थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की ये पूछा जाए तब भी विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ठीक है। और चतुर्थ वाले में इसमें है वामदेव। और यहाँ पर कृषि का उल्लेख किया गया है, कृषि का उल्लेख। और कृषि, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, पृथुवैया। पृथुवैया को भारत का पहला, हाँ, भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया। ठीक है। पंचम में है अत्रि।
फिर छठे में है भरद्वाज, और इसमें है वशिष्ठ। फिर आठवां में नहीं, नवा सीधा सीधा याद रखें, ये सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और ये जो 10वां मंडल है, ये सबसे नया मंडल है, सबसे नया मंडल। इसको 3 भाग बना दिए गए हैं। किसके? 10वें मंडल के। एक पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त ना, दूसरा विवाह सूक्त, और एक है हाँ नदी या नारी, नदी है, नदी सूक्त। ठीक है, तो पुरुष सूक्त को फिर 3 भागों में बांट, 4 भागों में बांट दिया गया है। पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि एक विराट पुरुष है, और उस पुरुष के सिर को क्या कहा गया है? ब्राह्मण की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के सिर से हुई है, और भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और पेट से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात कौन सा मंडल कहता है? 10वां मंडल कहता है। ये ऋग्वेद हमारा हो गया। फिर ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय और एक का नाम है कौशिकी। कौशिकी है, मतलब भाई अगर हम ऋग्वेद को बहुत अच्छे तरीके नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको पढ़ने के लिए क्या है, ऐत्रेय या कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा जाए तो हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद का एक उपवेद है, उस उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? उपवेद। ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद। इसमें जो है औषधि की बात की गई है, और इसके जो हैं ऋषि वो चरक हैं, और सुश्रुवा है, सुश्रुवा, और धन्वंतरी। ठीक है, चरक, सुश्रुवा, धन्वंतरी, ये जो है आयुर्वेद चिकित्सक हैं। ठीक है, और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का क्या है? उपवेद है। उपवेद का मतलब जो बची चीजें हैं ऋग्वेद में नहीं आ पाई हैं, उनको आगे हटा के किस में रख दिया गया है? आयुर्वेद में। ठीक है, अब